हिंदुस्तान का एक एक सैनिक 2024 को इस सरकार की चोली ला देंगे, सौगंध लेके जाते हैं। आखिर कहा नहीं हो सकता असली खून, उसके अंदर सैनिक का खून नहीं हो सकता, अपने माँ बाप का खून नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, सैनिक बदलने जा रहे हैं इतिहास। हाँ जी दोस्तों, 18 नवंबर को 400 गाड़ियों का काफिला जिसमें भारत वर्ष के सभी सैनिक इकट्ठा होकर रालेगढ़ सिद्धि पहुंचेंगे और अन्ना हजारे जी का लेंगे आशीर्वाद। आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि उन्हें कोई ना कोई राजनीतिक मंच तलाशने का उनके मन में यह मंसूबा आया है और इसकी मीटिंग 18 नवंबर को पूना के अंदर हो रही है। वहां से 400 गाड़ी यानी पूरे लाव लश्कर के साथ सैनिकों को एक मंच पर लाने की कोशिश, यानी राजनीतिक मंच, हाँ खुलेआम राजनीतिक मंच, और जिसकी पहल कर रहे हैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। हाँ जी दोस्तों, आप इनको देखा होगा, आपने सुना होगा, और ये बड़े कटाक्ष करते हैं सरकार के ऊपर, ये हमेशा बात कहते हैं और कह रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया। हम हर एक सैनिक संगठन मिलकर के हमने धरना प्रदर्शन कर लिया, हमने मेमोरेंडम दे दिए, हमने सांकेतिक धरना कर लिया, हमने रैली कर ली, हमने प्रदर्शन कर लिया, हमने प्रधानमंत्री घर का घेराव कर लिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हुई है और अब हम 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन करेंगे, उसमें हम जरूर जाएंगे और अपने सैनिक भाइयों का साथ देंगे। लेकिन इसके साथ हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो नया आह्वान किया है उनका, आप एक वीडियो ये देखिए। जब हम राजनीतिज्ञों से मांग रहे हैं कुछ और वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए? वैसे भी तो सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। आपने देखा होगा, एक ऑर्डर आया है कि सैनिक जो छुट्टी पर आएगा वो सेल्फी पॉइंट पर जाएगा और सरकार के जो गुणगान करेगा और उसको बाद में उसको डालेगा। इस प्रकार से आपका राजनीतिकरण तो वैसे भी हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि प्यारे फौजी भाइयों, प्यारे सैनिक भाइयों, जब ये नेता हमें वैसे ही भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी जो अलग से एक प्लेटफार्म तैयार करें। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा होगा कि सैनिक अपना प्लेटफार्म तैयार करेंगे। जैसा कि राजनीति के बारे में कहा गया था कि आजादी और आजादी के बाद और आजादी से 1960 तक राजनीति एक सेवा थी, मानव सेवा, जन सेवा, देश सेवा, कर्म ऐसा करे कि लोगों को हमारे इस कर्म से लोगों का उत्थान हो, लोगों का भला हो। और उसके बाद राजनीति का प्रारूप बदला और राजनीति बन गया क्या? प्रोफेशनल, एक नौकरी बन गई जहां पर तनख्वाह मिलती है, पेंशन मिलती है, सब्सिडी मिलती है, ऐशो आराम मिलते हैं और हमें मिलता है ऐश्वर्य। और लोग भोगने के लिए, जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो इसमें अपना कैरियर तलाशने लगे और सेना यानी राजनीति एक नौकरी जैसी बन गई। और आज यानी 2000 के बाद इसको माना जाता है ह्यूज बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरा एम्पायर खड़ा कर सकता है। आपकी साथ की साथ पीढ़ी तर जाएंगी, मरे जी मर्जी अय्याश करो, ऐश्वर्य लो, आपका नाम भी है, आपका फेम भी है, आपके पैसा है, सब कुछ है, कानून से आप ऊपर हो, तो कौन राजनीति नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, आईएएस भी राजनीति की तरफ भाग रहे हैं, आईपीएस भाग रहे हैं, बड़े बड़े जज भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा की मेंबरशिप लेकर के बैठे मजे ले रहे हैं। और ना ही ये जाति और धर्म से ऊपर है और जाति में बांटते हैं, इनकी कोई जाति नहीं। आप देख सकते हो कौन किससे शादी कर रहा है, कोई जाति नहीं है, लेकिन ये बाकियों को जातियों में बांधना चाहते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करके घूम रहे हैं, देश में वही राज्य कर रहे हैं, लेकिन आपको धर्मों में उन्होंने बांट के रखा है, आपको माइनॉरिटी और मेजोरिटी में बांट के रखा है। ये खेल है इनके दिमाग का। शायद अब इस खेल से आज का युवा भी ऊब गया होगा। कोई भी भरोसा नहीं करता राजनेताओं की बात पर। आज देखिए, इनका कोई धर्म नहीं, एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, जहां इनको मलाई मिल रही वहां भाग रहे हैं बंदर की तरह। इनका जमीर खत्म करके, जमीर बेच करके अपना काम कर रहे हैं। इनके ये कभी धर्म को इस्तेमाल करते हैं, साधुओं को इस्तेमाल करते हैं, फकीरों को इस्तेमाल करते हैं, बाबाओं को इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी को भी नहीं छोड़ते इस्तेमाल किए बगैर। और आज ये अपनी कुर्सी चाहिए, चाहे पीछे बीजेपी का झंडा हो, चाहे कांग्रेस का झंडा हो, चाहे समाजवादी का झंडा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का झंडा हो, इन्हें सीट चाहिए, ये वहीं हाथ जोड़ लेते हैं और इनकी बात का कोई मतलब नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि अब सैनिकों को ये हथियार, यानी सैनिकों के लिए क्या ये एक अच्छी चीज रहेगी। आपसे इनका वीडियो और आपसे राय मांग रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि सैनिकों के ऊपर राजनीतिकरण की जा सकती है, सैनिकों के नाम पे राजनीति की जा सकती है, सैनिकों को घसीट के राजनीतिक मोहरा बनाया सकता है, क्यों ना सैनिक राजनीति कर सकता है? क्या बुराई है इस बात में? और इस बुराई या अच्छाई की परवाह किए बगैर उन्होंने कहा है कि हमारी स्वच्छ छवि है, हम लीडरशिप है हमारे पास, भले हमारे पास पैसा नहीं है,
आज पैसे की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों की सोच बदलेगी तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच बदलने की बात है। आज सैनिकों को आगे आना पड़ेगा इस देश को संभालने की। जब देश को हम बाहरी ताकतों से संभाल सकते हैं, अंदर के हम किसी भी प्रकार का डिजास्टर है उसके अगेंस्ट हम देश को संभाल सकते हैं, क्या हम देश के अंदर राजनीति नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 10 क्लास पास उप मुख्यमंत्री बन सकता है, अनपढ़ लोग जाकर के मिनिस्टर बन सकते हैं। तो सेना के अंदर तो बड़ा डेडिकेटेड और डिटरमिनेटेड बंदा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये आह्वान है वीर सिंह चौहान का कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 18 तारीख को पूना चलिए। हमारा रहने का, खाने का, सारी सुविधाएं हम आपको देंगे और वहां से हम 400 गाड़ियों का काफिला लेकर रानीगढ़ सिद्धि अन्ना हजारी का आशीर्वाद लेंगे और वहां से हम मुहिम स्टार्ट करेंगे। 2024 में कुछ न कुछ हमें करना पड़ेगा। अब हमने ओआरओपी की मांगों को लेकर देख लिया कि 3 जजों की कमेटी आप नहीं दे सकते, आप सेना का एक कमीशन आप नहीं बना सकते, आप सेना को तुच्छ समझ रहे हो, सेना को इग्नोर कर रहे हो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। 25 नवंबर को उन्होंने फिर आह्वान किया है कि रेड लोको आंदोलन को बढ़ चढ़कर सफल बनाएं, हम आपके साथ हैं। और हमें जो भी सैनिक सुन रहे हैं, हम अपना नंबर नीचे प्रेस कर रहे हैं, आप जरूर एक बार हमें कॉल करें। ये है वीर सिंह चौहान। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद प्यारे सैनिक साथियों, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। साथियों, काफ़ी दिनों बाद आज मैं लाइव आया हूं और लाइव आने का एक बहुत बड़ा कारण आप जान ही रहे हैं। जैसे कि देख ही रहे हैं कि लगभग आज 264 दिन से जो धरना प्रदर्शन हमारे जंतर मंतर पे सैनिक भाई कर रहे हैं, अलग अलग मंचों से काफ़ी सारी मेमोरेंडम हम लोगों ने दे भी दिए हैं और बड़ी बड़ी सभाएं भी कर ली हैं। और अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो है नेशनल वार मेमोरियल पर जो हाल हुआ हमारा, मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक जितने भी प्रयास हमारे हुए हैं लगभग सारे विफल प्रयास हुए हैं। अभी एक 25 तारीख को और प्रयास है, मैं चाहूँगा कि उसमें सारे भाई आएँ, उसमें शरीक हों। मैं भी आ रहा हूँ उसमें। इसके साथ साथ अगर इसमें कोई ऐसी सफलता मिलती है 25 को तो बहुत ही अच्छी बात है। हम खुशकिस्मत होंगे कि अगर हमें सफलता मिलेगी तो अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर बाई चांस मान के चलते हैं 1% अगर नहीं भी सफलता मिलती है तो क्या हमें फिर इन्हीं रास्तों पर चलना चाहिए, जो विफल प्रयास हो रहे हैं उसी पर चलना चाहिए? तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, इसके लिए हमें कुछ एक अलग अल्टरनेटिव प्लान लेके चलना पड़ेगा। जब हम राजनीतिज्ञों से मांग रहे हैं कुछ और वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए? वैसे भी तो सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। आपने देखा होगा एक ऑर्डर आया है कि सैनिक जो छुट्टी पर आएगा वो सेल्फी पॉइंट पर जाएगा और सरकार के जो गुणगान करेगा और उसको बाद में उसको डालेगा। इस प्रकार से आपका राजनीतिकरण तो वैसे भी हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि प्यारे फौजी भाइयों, प्यारे सैनिक भाइयों, जब ये नेता हमें वैसे ही भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों न हम अपनी जो अलग से एक प्लेटफार्म तैयार करें। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा होगा कि सैनिक अपना प्लेटफार्म तैयार करेंगे। आज से पहले आप याद करिए, बीजेपी जिसने बनाई उसके गुणगान होते हैं, जिसने पैदा करी, कांग्रेस जिसने बनाई उसका नाम है। तो आप कुछ आज के वर्तमान के फौजी जो आज लड़ाई में सबसे अगवा हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाला देश हमें याद करे कि वाकई इन सैनिक भाइयों ने कुछ एक नया प्लेटफार्म पैदा किया। ये अपनी लाइफ का जो प्रीशियस टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, उसको हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन में बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। रास्ता बदल लेना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और अभी हम लोगों ने एक विचार किया है कि 18 तारीख को पुणे के अंदर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। पूरे देश से सैनिक भाई इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होगी 18 तारीख को। और 19 तारीख को वहीं रुकेंगे और 19 तारीख को हम लोग अन्ना जी का टाइम ले लिया है। अन्ना जी ने हमें टाइम दिया है और कम से कम 200-400 गाड़ियों के साथ काफिला नेशनल फ्लैग लगा करके अन्ना जी के पास जाएंगे और वहीं से एक किसान, जवान, मजदूर सबको लेकर के एक नया बिगुल बजेगा देश के लिए। आज किसान भी परेशान है, आज जवान भी परेशान है, आज स्टूडेंट्स भी परेशान है, आज छोटा व्यापारी भी परेशान है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर एक नया आगाज होगा। जो भी सैनिक भाई
इसमें शरीक होना चाहता है, मैं उसको आमंत्रित करता हूँ, मैं उसको निमंत्रण देता हूँ और उसका दिल से आत्मा से स्वागत करेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, आइए कुछ नया इतिहास बना के जाएं कि आने वाली हमारी पीढ़ियां याद करें इस देश की दिशा और दशा। एक अगर कोई बदल सकता है वो मेरे देश का सैनिक बदल सकता है। मेरे देश के सैनिक के अंदर वो गजब के जज्बात हैं। क्या आप नहीं मानते कि आज की जो संसद में, विधानसभाओं में किस प्रकार के, किस करैक्टर के लोग बैठे हुए हैं? आप क्या अपेक्षा करें इन लोगों से? आज देश को तो बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। कौन बचाएगा इस देश को? इसलिए मैं तो कहता हूँ, हे रणबांकुरों, हे मेरे माँ भारती के वीर सपूतों, छोड़िए सारी द्वेष आपस में, सारे आपस में मतभेद भूलिए, सब मिलकर के एकजुट होकर के एक प्लेटफार्म पर आइए। हम आपको निमंत्रण देते हैं। हम सबसे पीछे रह करके आप सभी भाइयों को आगे रखते हुए इस मूवमेंट को लेकर चलने का आह्वान देते हैं, आह्वान करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी भाई जिसके पास ये वीडियो आए, एक बार फ़ोन ज़रूर करना। सब एक बार फ़ोन ज़रूर करना। आपको लगेगा कि वाकई आज इस देश की ज़रूरत है और इन भाइयों के अंदर वो भाव हैं कि कभी भी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, कोई ईगो फीगो, ये सब चीज़ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम सारे मिलकर के जंग लड़ेंगे, ये देश याद करेगा। ये भगवान भी आपको ये मौका देना चाह रहा है। हो सकता है जो विसंगति हुई है, करवाई सरकार से, ये इसीलिए करवाई हो कि आपको एक मौका भगवान देना चाहता हो। इस मौके को देखते हुए मैं सभी से अगेन हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, चलो रालेगंज सिद्धि, ये जो है हमारा नारा है, चलो रालेगंज सिद्धि। 19 तारीख को, 18 तारीख को मीटिंग है पूना के अंदर, और आप आएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ साहब। आप मतलब आत्मा से जुड़ेंगे। ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप आएँ, हम सब मिलकर के कुछ नया कीर्तिमान रचें, इस देश को बचाने के लिए संकल्प लेके आएँ। सभी इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो मैंने ये दिखा रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इसी जैसा बैरियर, ये जो पीछे मेरा बैरियर दिख रहा है और संदरी भी लगे हैं, इसके अंदर एंट्री होता है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर वगैरह लगा हुआ है। ये पीछे का सीन है और इसी के अंदर का जो मैंने पूरा सीन दिखा रहा हूँ, आप ये देख लीजिए। पीछे एक बैरिकेड और लगा है, वहाँ भी गेट लगे हैं, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह, जो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पर लगे हैं इसके अंदर। इसी के अंदर रोज़ परमिशन लेना पड़ता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाना में जाकर परमिशन लेना पड़ता है और वहाँ पर हर एक पार्टी इसके अंदर बैठ के आंदोलन करते हैं। जाते ही उनको तो मोहर लगा कर देंगे। जैसे हम जाएंगे तो हमें बताएंगे, हमारा कागज़ ले लेंगे, उसके बाद बताएंगे। जो मोहर लगा कर तब मिलेगा शाम को एसीपी से मिलिए, वो भी 5:30 बजे। जैसे 5:30 बजे हम एसीपी से मिलने के लिए जाएंगे, हमें वहाँ पर बिठाते रहेंगे। 8 बज जाएंगे तब एसीपी बोलेंगे नहीं, कल से नहीं बैठना। यही होता था पहले हमारे साथ में। फिर हमने यहाँ से इसी जगह पर वापस आते हैं। उस टाइम पर हम 1-2 आदमी रहेंगे क्योंकि आंदोलन वाला पर चला गया। फिर हम पंजाब में मैसेज देंगे कोर कमेटी में, पंजाब से लोग रातों रात निकल के आ जाएंगे। सवेरे यही गेट पर आके आंदोलन देंगे। हमारा पार्लियामेंट थाना जो स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जो है एसीपी का ऑफिस के सामने धरना देता है। तब जाके हम लोगों को इसी के अंदर बैठने के लिए परमिशन मिला है। उखाड़ना, फेंकना, भगाना सब कुछ इसके अंदर हुआ है। जो जंतर मंतर पे जो असली आंदोलन वाला जगह मैंने आपको दिखा दिया। जंतर मंतर पे जो लगाया हुआ एक बोर्ड जो आपको मैंने दिखा रहा हूँ, बोर्ड का परिचय कराना चाह रहा हूँ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से यहाँ पर 10 सवाल पूछा गया है, भारत सरकार से पूछा गया है। वो आरोपी केवल जवानों के लिए है तो उन्हें कम और अधिकारियों की जेब क्यों भर दी गई? कठिनाई और जोखिम जवान को सबसे ज़्यादा तो एमएसपी अधिकारी से कम क्यों? सिपाही और अफसर के अंक का उपयोग समान तो समान डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं? सीएसटी में सामान की कीमत सिपाही व ऑफिसर के लिए समान तो भेदभाव क्यों? सिपाही व ऑफिसर को बीमारी में दर्द एक सा तो ECHS द्वारा इलाज में भेदभाव क्यों? रिजर्विस्ट सैनिकों का अन्य सैनिकों से भी अधिक योगदान तो OROP से वंचित क्यों? क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को OROP नहीं देना वायदा खिलाफी नहीं है?
जिन वीरांगनाओं ने अपना सुहाग खोया उनको पर्याप्त पेंशन क्यों नहीं? ग्रुप एक्स के सैनिकों की पेंशन में कटौती क्या छलावा नहीं? पेंशन रेगुलेशन एक्ट रिजर्विस्ट और ऑर्डिनरी नायक हवलदार और नायब सूबेदार के लिए क्यों नहीं लागू किया गया? भारत सरकार से 10 सवाल पूछा गया है और ये जो सवाल 28 लाख पूर्व सैनिकों का है और 7 लाख वीर नारियों का है। हमने ये सवाल पूछने के साथ साथ में भारत सरकार को हमने मेमोरेंडम भी देके जगाया है और सांसद का माध्यम से, तहसीलदार का माध्यम से और हम लोग IAS जो हमारा DM DC का माध्यम से हम लोग ने मेमोरेंडम सौंपा गया है। और इसके अलावा हम लोग ने जो पार्लियामेंट घेराव भी किया, अरेस्ट भी हुआ। अब हम लोग 25 नवंबर 2023 को अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन में मजबूरन जा रहा है, जो कि उसके लिए भी हम सरकार को लेटर दी है। सरकार मोहर लगा के हमको दिया है। जितना भी विसंगतियों का बोर्ड यहाँ पर लगा कर रखता है, ये पूरा चित्र सहित हमने हमारा रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को दिया है। हमारा बराबर आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर 20 फरवरी से लगातार चल रहा है। टांग खींचतानी हमारा ही बीच में होते ही आपने देखा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक, तभी यहाँ पर बैठा है। तो ये जंतर मंतर का नारा है, आज अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं पूर्व सैनिक गोपाल कृष्णन, जंतर मंतर।